हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जीई 7th सेमेस्टर बीकॉम का बेसिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी बीकॉम में 7th सेमेस्टर में जीई में बेसिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम जितनी भी यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं वो क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। एंड आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी एंड एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। यूनिट 1 में आपको दिया गया टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी यूनिट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। क्या केवल आर्थिक वृद्धि से विकास संभव है? अगर सिर्फ आर्थिक वृद्धि हो गई है किसी राष्ट्र की, किसी देश की, तो क्या वहाँ पे आर्थिक विकास हो जाएगा? ये इसमें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, ऐसे नहीं तो घुमा फिरा कर आएगा, बट एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास पर। आइए देखते हैं। आर्थिक वृद्धि जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आर्थिक वृद्धि का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय में मात्रात्मक वृद्धि होना। मान लीजिए कोई कंट्री है, वहाँ पर उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई कंट्री है, वहाँ पे उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। एंड जो उस कंट्री की इनकम है वो भी बढ़ गई है, आय में भी वृद्धि हो गई है, तो इसी को कहा जाता है आर्थिक वृद्धि, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि जीडीपी और जीएनपी में, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में वृद्धि होना, ठीक है। जीडीपी बढ़ती है क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। एंड ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि आर्थिक वृद्धि होने पर जीडीपी बढ़ती है उस कंट्री की। प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, उद्योग व्यापार और उत्पादन में विस्तार होना, उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप होगी, व्यापार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है। ये केवल आंकड़ों पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें हम आंकड़े देखते हैं कि हाँ जीडीपी कितनी बढ़ गई है, इनकम कितनी बढ़ गई है कंट्री की, ठीक है। ये सब इसमें देखा जाता है। एंड वृद्धि जो है वो अल्पकालिक भी हो सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कि अभी उत्पादन बढ़ रहा है, कुछ टाइम बाद कोई आपदा आ जाए और वहाँ पे उत्पादन ना बढ़ पाए या उत्पादन वहाँ का कम हो जाए, ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि ऊपर नीचे होती रहती है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, शॉर्ट टर्म होती है, अल्पकालिक होती है, ठीक है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश का जीडीपी 5% से बढ़कर 7% हो जाए तो इसको हम बोलेंगे आर्थिक वृद्धि हो गई, ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि बस यही है कि उत्पादन बढ़ रहा है उस कंट्री का एंड उस कंट्री में जो आय है वो बढ़ गई है। अब आर्थिक वृद्धि जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग रहते हैं उस कंट्री में सभी की वृद्धि हो आय में, ठीक है। आर्थिक वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ये बस ये बोलता है कि आय में वृद्धि होनी चाहिए। पूरे भारत में या पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी आय बढ़ना इसमें शामिल नहीं है। हो सकता है कि कुछ जो उद्योगपति है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी हम बोल देंगे आर्थिक वृद्धि हो गई है, क्योंकि जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड जीडीपी जो है वो सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि उत्पादन बढ़ गया है। तो उत्पादन बढ़ गया इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति का विकास हो, विकास अलग अवधारणा है, वो हम आगे देखेंगे। आर्थिक वृद्धि में बस आप इतना समझिए कि आर्थिक वृद्धि का ये मतलब नहीं होता कि हर व्यक्ति की इनकम बढ़े, ठीक है। ये बस ये बोलता है कि नेशनल इनकम बढ़े। अब नेशनल इनकम में तो जो कुल आय होती है वो शामिल होती है। अब उसमें
ये भी हो सकता है कि उद्योगपतियों की इनकम बढ़ गई है लेकिन गरीबी तो बनी हुई है। मान लीजिए किसी देश में आर्थिक वृद्धि हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो देश गरीब नहीं होगा। गरीब देश में भी आर्थिक वृद्धि हो सकती है अगर वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है तो, ठीक है, एंड अगर वहाँ पे उद्योग ज़्यादा है तो, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास एक व्यापक और गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव है ये। इसमें क्वांटिटी की बात नहीं होती कि जीडीपी बढ़ गई है या नहीं, इनकम बढ़ गई या नहीं, इसकी बात नहीं होती। इसमें क्वांटिटी की बात नहीं होती, मात्रा की बात नहीं होती, इसमें बात होती है गुणों की, क्वालिटी की, ठीक है। इसमें केवल आय नहीं बल्कि जीवन स्तर में सुधार शामिल है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जितने भी लोग रह गए हैं उस देश में उन सभी लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार आया है, उन सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कितना इम्प्रूव हुआ है, ये इसमें देखा जाता है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। आइए अब हम देखते हैं आर्थिक विकास की मुख्य विशेषताएं। अगर हम बात करें आर्थिक विकास की विशेषताओं की तो इसमें शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, ठीक है। मान लीजिए कोई कंट्री है, वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के जो व्यवस्था है उसमें सुधार कर रही है, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, बेहतर बना रही है, तो हम बोलेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कंट्री है XYZ, वो क्या कर रही है, अपने कंट्री में अपने लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है, अच्छे स्कूल खोल रही है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोल रही है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल गई है, ठीक है। पोषण में सुधार कर रही है, तो हम बोलेंगे कि उस देश का विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास की पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होता है। दूसरा है गरीबी, बेरोजगारी और असमानता में कमी। अगर किसी देश में गरीबी, बेरोजगारी कम हो, असमानता में कमी हो, ठीक है, मतलब कि असमानता, यहाँ पे कौन सी असमानता की बात कर रही है, इनकम इनइक्वालिटी की, कि लोगों की जो आय है उसमें ज़्यादा असमानता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति तो लाखों कमा रहा है, एक को गुजारा बसर करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, असमानता में कमी होनी चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आय में असमानता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी प्रमुख विशेषता है आर्थिक विकास की, कि आर्थिक विकास जिस देश का होता है वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा तो अच्छी होती है, साथ ही साथ वहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी नहीं होती, सबको रोजगार मिलता है, आय में असमानता भी नहीं होती, ठीक है। सामाजिक न्याय होता है, किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया जाता, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो सामाजिक न्याय है इसका मतलब आप संसाधनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से भी लगा सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि संसाधनों का समान वितरण होता है। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं, ठीक है। संसाधनों का समान रूप से वितरण हो, ये सुनिश्चित किया जाता है, यही होता है सामाजिक न्याय, ठीक है। तो आर्थिक विकास जिस देश में होगा वहाँ पे सामाजिक न्याय और समान अवसर होंगे, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे अपने कल्याण के लिए। मानव संसाधन का विकास होता है वहाँ पे, जीवन प्रत्याशा और जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जहाँ पर विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, वहाँ पे लोगों की जो उम्र है वो भी लंबी होने लगती है, लोग लंबा जीने लगते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास का लक्षण हमने पढ़ा था कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती है, पोषण स्तर में बेहतरी आती है, ठीक है। तो जब किसी देश में ये सब चीज़ें होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, तो लोग खुश रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, एंड इससे क्या होगा, उनका जो जीवन काल है वो बढ़ेगा, लोग लंबा जीने लगते हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति कितने साल जिएगा, वो जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। इसके अलावा जीवन गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जीवन जो है वो और भी अच्छा होने लगता है, गुणवत्तापूर्ण होने लगता है। तो ये है आर्थिक विकास के लक्षण। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, यदि आय बढ़ने के साथ साथ, मतलब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा भी हो तो ये आर्थिक विकास और भी अच्छा कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर सिर्फ आय बढ़ गई है व्यक्ति की तो
आर्थिक वृद्धि होगी, लेकिन आय बढ़ने के साथ साथ अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में भी सुधार होगा तो वो आर्थिक विकास कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी देश में जीडीपी ज़्यादा है, आर्थिक वृद्धि ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आर्थिक विकास भी होगा। लेकिन किसी देश में अगर आर्थिक विकास है तो हम 100% कह सकते हैं कि वहाँ पे आर्थिक वृद्धि भी होगी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आर्थिक विकास में और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। तो अगर हम बात करें आर्थिक वृद्धि की, ठीक है, आर्थिक वृद्धि में अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो आर्थिक वृद्धि की प्रकृति मात्रात्मक होती है, क्योंकि मात्रा की बात करती है, उत्पादन कितना हो रहा है, जीडीपी कितनी है, ठीक है, लोगों की आय कितनी है, ये उस चीज़ पर बात करती है, तो ये मात्रात्मक है। आर्थिक वृद्धि इस बात पर निर्धारित होती है कि किसी भी देश में लोगों की आय कितनी है, उत्पादन की मात्रा कितनी है, जीडीपी कितनी है। ठीक है, जबकि आर्थिक विकास जो है ये गुणात्मक होता है, इसकी प्रकृति गुणात्मक है, क्योंकि इसमें बात की जाती है लोगों के जीवन स्तर की। ठीक है, बेरोजगारी तो नहीं, गरीबी तो नहीं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इन सब की बात की जाती है। तो आर्थिक विकास की प्रकृति गुणात्मक होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव। इसके अलावा अगर हम दायरा देखें तो आर्थिक वृद्धि का दायरा सीमित होता है। ठीक है, इसमें बस 3-4 चीज़ें होती है जो कि शामिल होती हैं, जैसे जीडीपी, उत्पादन की मात्रा। ठीक है, आर्थिक विकास की बात करें तो इसका दायरा व्यापक होता है। ठीक है, विस्तृत होता है। आर्थिक विकास में जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, तो इसका जो दायरा है वो व्यापक होता है। मापन कैसे होता है? आर्थिक वृद्धि का मापन होता है जीडीपी और जीएनपी से। आर्थिक विकास का मापन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जीवन स्तर से। ठीक है, समय अवधि की बात करें तो आर्थिक वृद्धि अल्पकालिक होती है, आर्थिक विकास दीर्घकालिक होता है। आर्थिक वृद्धि अल्पकाल के लिए होती है, कम समय के लिए, आर्थिक विकास लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि 1 साल के लिए भी हो सकती है, 6 महीने के लिए भी हो सकती है। मान लीजिए कोई कंट्री है, वहाँ पे उत्पादन बढ़ गया, ठीक है, एकदम से, लेकिन फिर एकदम से वहाँ पे कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, तो वहाँ का उत्पादन क्या हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास जो है ये दीर्घकालिक होता है। किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की, स्वास्थ्य उसका अच्छा है, तो अगर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तब भी उसकी शिक्षा पर असर नहीं पड़ेगा, शिक्षा उसकी उतनी ही रहेगी जितनी उसने प्राप्त की थी। ठीक है, तो आर्थिक विकास दीर्घकालिक होता है। आर्थिक वृद्धि जो है बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, कभी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, सामाजिक पहलू देखें तो आर्थिक वृद्धि में सामाजिक पहलू शामिल नहीं होते, आर्थिक विकास में सामाजिक पहलू शामिल होते हैं। उद्देश्य देखें तो आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य है आय बढ़ाना, लोगों की इनकम बढ़े। आर्थिक विकास का उद्देश्य है मानव का कल्याण करना। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का। हमसे पूछा था क्या केवल आर्थिक वृद्धि से विकास संभव है? तो नहीं, सिर्फ आर्थिक वृद्धि से विकास संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि आर्थिक वृद्धि के बावजूद असमानता बनी रह सकती है। ठीक है, मान लीजिए किसी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया है एंड इनकम बढ़ गई है, लेकिन इनकम पूरे नेशन की बढ़ गई है। नेशन की इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल है, नहीं। हो सकता है सिर्फ जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हीं की इनकम बढ़ रही हो। ठीक है, तो आय बढ़ने के बावजूद गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ सकता है। हो सकता है गरीब और अमीर के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर हो, तो असमानता बनी रह सकती है। आर्थिक वृद्धि के बावजूद भी असमानता हो सकती है। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नहीं होती आर्थिक वृद्धि से। अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया है, जीडीपी बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश अमीर हो जाएगा या वहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक कई बार नहीं पहुँचते। वृद्धि के लाभ कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाते हैं, जैसे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, जो उत्पादन करने वाले उत्पादक होते हैं, कभी कभी उन्हीं लोगों तक वृद्धि के लाभ सीमित रह जाते हैं, सभी वर्गों तक नहीं पहुंचते। तो उस स्थिति में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नहीं होती, एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि जो है वो भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
सिर्फ आर्थिक वृद्धि होने से आर्थिक विकास नहीं होता। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि के बावजूद मानव विकास की उपेक्षा हो सकती है। हो सकता है कि किसी कंट्री में सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा और जीडीपी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा एंड शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान ना दिया जाएगा, ठीक है, तो उस कंट्री का जो विकास है वो अधूरा रह जाता है। आर्थिक वृद्धि के बावजूद पर्यावरणीय नुकसान भी हो सकते हैं। अनियंत्रित वृद्धि जो है पर्यावरण संकट पैदा करती है। जब आर्थिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो पर्यावरण संकट पैदा होने लगते हैं। जैसे जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो कई कंपनीज होती हैं, कई फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है, उनकी ऊंची ऊंची चिमनी होती है, वहाँ से धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है कई बार फैक्ट्रीज से। इसी तरीके से कुछ फैक्ट्री है, उनसे कुछ केमिकल निकलते हैं, वो फिर जल में बहा देते हैं, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है, जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से आर्थिक वृद्धि के कारण जब उत्पादन बढ़ता है तो कई बार पर्यावरणीय प्रदूषण भी होने लग जाता है, ठीक है। कई विकासशील देशों में जीडीपी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन गरीबी और कुपोषण की समस्या बनी रही। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाल ही में कुछ टाइम पहले कई विकासशील देश थे जहाँ की जीडीपी बढ़ी थी। जैसे इंडिया की भी जीडीपी बढ़ी थी एक बार, ठीक है, तो जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हुआ? हाँ, शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सुधरी, लेकिन क्या गांव में भी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि से विकास भी होगा, ये संभव नहीं है। सिर्फ आर्थिक वृद्धि से विकास नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के लिए हमें और भी एफर्ट्स करने होंगे, और भी प्रयास हमें करने होंगे। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आवश्यक तो है, आर्थिक वृद्धि बहुत ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मतलब कि आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता, ये तो बात है। अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो आर्थिक वृद्धि भी करनी ही होगी, लेकिन सिर्फ इतना इनफ नहीं है। अगर सिर्फ किसी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए एंड ये उम्मीद लगाई जाए कि वहाँ का विकास हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए हमें दोनों को साथ लेके चलना होगा, ठीक है। आर्थिक वृद्धि अगर हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जीडीपी बढ़ा रही है, तो उसके साथ साथ हमें आर्थिक विकास के प्रयास भी करने होंगे। जैसे शिक्षा सुविधाओं में सुधार करना होगा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना होगा। आर्थिक वृद्धि जो है वो पर्याप्त नहीं है, हमें और भी एफर्ट्स लगाने होंगे अगर हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो, ठीक है। सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक विकास वही है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, मानवीय और पर्यावरणीय सुधार भी हो, ठीक है। तो असली विकास उसे ही माना जाता है जिसमें आर्थिक वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ सामाजिक, मानवीय और पर्यावरणीय सुधार भी होते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्भरता सिद्धांत क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी इसमें आपको बतानी है। यह विकासशील देशों की अविकास समस्या को कैसे समझाता है, ठीक है, ये भी इसमें हमें बताना है। आइए देखते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में। निर्भरता सिद्धांत एक समकालीन विकास सिद्धांत है जो कि ये मानता है कि विकासशील देशों का अविकास, मतलब कि अंडर डेवलपमेंट, आंतरिक कमजोरियों के कारण नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में उनकी आश्रित स्थिति के कारण होता है। मतलब कि अगर हम आज के टाइम में देखें तो बहुत सारे विकासशील देश हैं जो कि डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो विकासशील देशों की कैटेगरी में ही है, विकसित देशों की सूची में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके अविकास के कारण क्या है, क्यों वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, अंडर डेवलपमेंट वहाँ पे क्यों है इतने एफर्ट्स के बावजूद? तो निर्भरता सिद्धांत बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में जो विकासशील देश है वो आश्रित है पूंजीवादी देशों के ऊपर, ठीक है। वो क्या है, निर्भर है, आश्रित है। जब तक विकासशील देश विकसित देशों के ऊपर आश्रित रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तब तक विकासशील देश जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक वो विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो यही बोलता है ये सिद्धांत, निर्भरता का सिद्धांत, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी यही बोलती है कि आज के टाइम में जो विकासशील देश है वो विकसित देशों की सूची में इसलिए नहीं आ पा गए, वो विकसित देश इसलिए नहीं बन पा गए
क्योंकि वो डिपेंडेंट है, निर्भर है, ठीक है, आश्रित है पूंजीवादी देशों के ऊपर, विकसित देशों के ऊपर, ठीक है। ये सिद्धांत विशेष रूप से लैटिन अमेरिकी विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया था। आइए देखते हैं निर्भरता सिद्धांत की परिभाषा क्या है। निर्भरता सिद्धांत जो है इसकी परिभाषा देख लीजिए। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है, जिसके कारण उनका स्वतंत्र और संतुलित विकास संभव नहीं हो पाता। यही है निर्भरता सिद्धांत, ठीक है। निर्भरता सिद्धांत आपको समझ में आ गया। इसमें यही है कि विकासशील देश जो है वो निर्भर है विकसित देशों के ऊपर हर चीज़ के लिए, ठीक है। इसी कारण वो स्वतंत्र और संतुलित विकास अपना नहीं कर पाते। अब आप खुद ही से देखिए, बहुत सारे विकासशील देश है जो कि अपनी कंट्री में प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं करते, हैवी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए वो विकसित देशों के पास जाते हैं, वहाँ से सामान खरीद के लेके आते हैं अपने देश में, ठीक है। तो जब वो हर चीज़ के लिए विकसित देश के ऊपर निर्भर रहेंगे तो उनका विकास कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है एंड यही मेन कारण है अविकास का, कि इसी कारण विकासशील देश जो है उनका विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि वो निर्भर हैं पूंजीपति देशों के ऊपर। कुछ प्रमुख विचारक थे जिन्होंने इस विचार का समर्थन किया, जैसे आंद्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन, पॉल बोगन, फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो, ठीक है, इन्होंने इसका समर्थन किया। इतने नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक नाम भी याद करेंगे इनफ है। ये मैंने आपको ऐसे ही ज़्यादा नाम बता दिए, ठीक है। आपको जो नाम इजीली याद हो वो आप याद कर सकते हैं। निर्भरता सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है केंद्र परिधि मॉडल, ठीक है, मतलब कोर पेरिफेरी मॉडल। ये जो केंद्र परिधि मॉडल है ये क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है कि पूरा विश्व जो है वो इसी मॉडल के तहत चल रहा है, केंद्र परिधि मॉडल के तहत, ठीक है। इसमें क्या होता है, विकसित देश केंद्र में होते हैं, विकासशील देश जो है वो पेरिफेरी में मतलब परिधि में होते हैं, बाउंड्री में होते हैं, ठीक है। कई देशों का विकास परिधि देशों के शोषण पर आधारित होता है। जो केंद्रीय देश होते हैं, खास तौर से जो कोर कंट्रीज होती है, जो विकसित देश होते हैं, वो अपना विकास कैसे करते हैं, विकासशील देशों का शोषण करके, ठीक है। तो यही इस थ्योरी में, इस मॉडल में कहा जाता है। ये मॉडल बोलता है कि जो अमीर देश है वो केंद्र में है मतलब सेंटर में, एंड जो गरीब देश है वो पेरिफेरी में होते हैं मतलब बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। जो सेंटर वाली कंट्रीज हैं ये विकसित देश हैं, जो अमीर है, जो कि प्रोस्पेरस है, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये जो अमीर देश होते हैं विकसित देश, ये पेरिफेरी मतलब कि परिधि पर जो विकासशील देश है, गरीब देश है, इनका शोषण करते हैं, ठीक है। एंड इनके शोषण के जरिए ये अमीर होते जाते हैं, ठीक है। तो यही इस थ्योरी में कहा जाता है। ये जो मॉडल है यही बोलता है कि केंद्रीय देशों का जो विकास है ये कैसे होता है, परिधि देशों के शोषण के जरिए। नेक्स्ट आता है अधिशेष का बहिर्गमन, सरप्लस ड्रेन। ये भी निर्भरता सिद्धांत की ही एक अवधारणा है, अधिशेष का बहिर्गमन। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि विकासशील देश जो है उनसे कच्चा माल और सस्ता श्रम लिया जाता है विकसित देशों के द्वारा। विकसित देश क्या करते हैं, कच्चा माल लेना हो, सस्ता श्रम लेना हो तो वो विकासशील देशों से लेते हैं, ठीक है। एंड मुनाफा जो है वो किसको होता है, इससे विकसित देशों को होता है, ठीक है। इस तरीके से विकसित देश मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। वो कच्चा माल भी विकासशील देशों से लेके आएंगे, सस्ता श्रम भी विकासशील देशों से लेके आएंगे, ठीक है। एंड अपनी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसके लिए बाजार भी वो विकासशील देशों को ही बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारा मुनाफा विकसित देशों का ही होता है, ठीक है। इससे स्थानीय विकास जो है विकासशील देशों का वो रुक जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शोषण और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को विकृत कर दिया। उपनिवेशवाद के कारण क्या हुआ, विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो विकृत हो गई, ठीक है। किसके कारण, उपनिवेशवाद के कारण। उपनिवेशवाद मतलब कि यही जो अमीर देश थे, ब्रिटेन, जो औद्योगिक देश थे, उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गरीब देशों के ऊपर। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया था,
ठीक है, भारत को अपना गुलाम बना लिया था। तो यही था उपनिवेशवाद। जब एक पावरफुल कंट्री, जब एक शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ऐतिहासिक शोषण भी बहुत ज़्यादा हुआ है विकासशील देशों का, ठीक है, इसी वजह से भी वो निर्भर है आज के टाइम में विकसित देशों के ऊपर, क्योंकि इतिहास में भी उनका काफ़ी शोषण किया है विकसित देशों ने। उपनिवेशवाद के कारण विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था विकृत हो गई, आत्मनिर्भर उत्पादन संरचना जो थी वो नष्ट हो गई। पहले कंट्रीज खुद प्रोडक्शन करती थी अपना, अब ये जो संरचना थी आत्मनिर्भर संरचना, खुद अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करने की जो संरचना थी ये नष्ट हो गई, ठीक है। मोस्टली कंट्रीज आज भी ऐसी है जो कि दूसरे देशों से मंगवाती है सारा सामान, ठीक है, जो भी उनके यूज़ का सामान है, जैसे हैवी गुड्स हो गए, मशीनरी हो गई, ये सब वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं विकसित देशों से, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है इनका प्रोडक्शन कैसे करना है। तो इस तरीके से क्या है, ऐतिहासिक शोषण और उपनिवेशवाद जो है इसने भी निर्भरता सिद्धांत को बढ़ावा दिया है, इसने भी विकासशील देशों को निर्भर बनाया है विकसित देशों के ऊपर। नेक्स्ट आता है असमान व्यापार। अब जो व्यापार है वो भी असमान है। विकासशील देश जो है उनको जब पावरफुल कंट्रीज़ ने, शक्तिशाली देशों ने अपना गुलाम बनाया, जैसे भारत गुलाम बन गया था, ठीक है, एंड और भी कई सारे देश थे, चाइना हो गया, जिनको गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने, ठीक है, तो उन विकासशील देशों से वो क्या करते थे, कच्चा माल लेके आते थे अपने देशों में, ठीक है, एंड अपने देशों में उत्पाद निर्मित करके फिर जो विकासशील देश थे वहाँ पर जाकर बेचते थे बाज़ारों में, ठीक है। तो सारा जो लाभ था वो विकसित देशों को ही जा रहा था, शक्तिशाली देश और शक्तिशाली हो गए थे आर्थिक रूप से भी, ठीक है। आज भी हम देखते हैं असमान व्यापार है, ठीक है। विकासशील देश जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कच्चे माल का निर्यात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं जिनको प्रोडक्शन करने की विधि नहीं पता, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे अलग अलग वस्तुएं निर्मित करनी है, कैसे मशीनें बनानी है। टेक्नोलॉजी आ तो गई है लेकिन उनको पता नहीं है टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे देश हैं जो कि क्या करते हैं, अपने देश से कच्चे माल का निर्यात करते हैं दूसरे देशों में। कच्चा माल जैसे जो कपास है, ठीक है, या ऊन है, या हम बोल सकते हैं रबड़ है, जितने भी कच्चे माल होते हैं, लेदर हो गया, ठीक है, जो भी कच्चा माल है वो क्या करते हैं, अपने देश से निर्यात करते हैं दूसरे देशों में पैसों के लिए, ठीक है, एंड दूसरे देशों से औद्योगिक उत्पाद आयात करते हैं, ठीक है। जो मशीनरी होती है वो दूसरे देश से अपने देश में मंगवाएंगे, आयात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से व्यापार संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये कहा जाता है कोई भी कंट्री अगर कच्चे माल का निर्यात कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली, ठीक है, क्योंकि कच्चे माल का निर्यात करना अच्छा नहीं है। निर्यात वो अच्छा है जब हम तैयार वस्तुओं का निर्यात करते हैं, उससे हमें प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। लेकिन विकासशील देश जो है वो क्या करते हैं, कच्चे माल का निर्यात करते हैं दूसरे देशों में, जिससे वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है। जबकि वो कच्चे माल का उपयोग करके बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन वो उस कच्चे माल का निर्यात कर देते हैं। फिर जिस देश में निर्यात करते हैं वो भी सस्ते दामों पे निर्यात करते हैं, ठीक है। जिस देश में वो निर्यात करते हैं, भेजते हैं, वहाँ पे वो उसी कच्चे माल से बहुत सारी वस्तुएं बना देते हैं एंड फिर सभी देशों में जाकर बेचते हैं। तो इससे विकसित देश, अमीर देश और भी अमीर होते जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं निर्भरता सिद्धांत के अनुसार अविकास की व्याख्या क्या है। डिपेंडेंसी थ्योरी में अविकास, अंडर डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आता है बाह्य निर्भरता। निर्भरता सिद्धांत बोलता है कि विदेशी पूंजी, तकनीक और बाजार पर अत्यधिक निर्भरता जो है ये अविकास की निशानी है, ठीक है। अगर विकासशील देश या कोई गरीब देश दूसरे देश पर निर्भर है, ठीक है, दूसरे देशों पर निर्भर है, तो ये तो डिपेंडेंसी है ही। साथ ही विदेशी पूंजी, तकनीक और बाजार पर ज़्यादा निर्भरता भी एक अविकास का ही लक्षण है, ठीक है। घरेलू उद्योग इससे विकसित नहीं हो पाते। मान लीजिए कोई कंट्री है, वो विदेशी पूंजी एंड विदेशी तकनीक पर निर्भर है, ठीक है, विदेशी बाजार पर निर्भर है, विदेशों में जो सामान मिलता है वही अपने देश में मंगवाती है, उसी को कंज्यूम करती है, ठीक है। तो घरेलू उद्योग उस देश में विकसित नहीं हो पाएंगे। एंड
ये अविकास की एक निशानी है कि अविकास जिस कंट्री में होगा वो कंट्री बाह्य निर्भर होगी, मतलब दूसरे देश पर निर्भर होगी, बाहरी देशों पर निर्भर होगी। ठीक है। दूसरा होता है संरचनात्मक विकृति, एंड उस देश में घरेलू उद्योग भी ज़्यादा नहीं होंगे, ये भी अविकास की एक पहचान है। कोई देश है वो अंडर डेवलप है या नहीं, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, ये देख के कि वहाँ पे उद्योग है या नहीं। अगर किसी कंट्री में उद्योग बहुत कम है तो यानी कि उस कंट्री में विकास भी कम है। ठीक है। नेक्स्ट है संरचनात्मक विकृति, कृषि और कच्चे माल पर आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है। कई देश होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था होती है कृषि पर आधारित, कच्चे माल पर आधारित। ठीक है। एंड फिर भी वहाँ पे औद्योगिकरण सीमित होता है। तो ये जो चीज़ है ये भी दर्शाती है कि वो जो देश है वहाँ पे अविकास है। ठीक है। मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा है, एंड प्रोडक्शन भी किसका, रॉ मटेरियल का। ठीक है। बहुत से ऐसे देश होते हैं जो विकसित देश है लेकिन वहाँ पे खेती नहीं होती, वहाँ पे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ही नहीं होता। ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है, वहाँ पे कपास उग ही नहीं सकती। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे देशों में जाते हैं, विकासशील देशों में जाते हैं उन कच्चे माल की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उस कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वहाँ पे उद्योग नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है। ठीक है। औद्योगिकरण सीमित है, तो यानी कि वो देश विकसित नहीं है, वहाँ पे अविकास है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है। ये भी एक पहचान होती है कि संरचनात्मक विकृति होती है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका। ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो उन देशों में होती है जो देश गरीब होती है। ठीक है। ज़्यादातर आपको एमएनसी उन कंट्रीज़ में मिलेगी जो कि विकसित नहीं है, जो कि विकासशील देश है या अविकसित है। उन देशों में ज़्यादातर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है वो वहीं पर जाकर अपनी जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गरीब देश है वहाँ पे उनको सस्ता श्रम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा होती है। जो गरीब देश है वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, बेरोज़गारी ज़्यादा है तभी तो गरीबी है। ठीक है। तो इसलिए एमएनसी भी है वो भी वहीं पे ज़्यादातर देखने को मिलती है, जो कि दूसरे देश स्थापित करते हैं जहाँ से वो कंपनी बिलोंग करती है, इसलिए ताकि सस्ता श्रम मिल सके। ठीक है। चीप लेबर के लिए। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या करती है, वो गरीब देशों को, अविकसित देशों को और भी ज़्यादा गरीब बना देती है। कैसे, उनके स्थानीय संसाधनों का दोहन करती है। ठीक है। उस कंट्री में जो भी संसाधन है उनको यूज़ करती है, एंड जो भी लाभ बनता है उसको अपने देश में भेज देती है। ठीक है। लाभ का स्थानांतरण बाहरी देशों में कर देती है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, फ़ायदा उठाती है गरीब देशों का, वहाँ पे सस्ता श्रम उपयोग कर रही है, संसाधनों का दोहन कर रही है, एंड लाभ भेज रही है अपने देश में। ठीक है। जहाँ की वो कंपनी है, तो ये करती है मल्टीनेशनल कंपनीज़। इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है वो भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है गरीब देशों को, अविकसित देशों को और ज़्यादा गरीब बनाने में। ठीक है। और भी ज़्यादा निर्भर बनाने में। तो निर्भरता का कारण कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो भी है। ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू अभिजात वर्ग की भूमिका। घरेलू अभिजात वर्ग जो है वो भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है डिपेंड करने में, डिपेंडेंट बनाने में अविकसित देशों को विकसित देशों के ऊपर। ठीक है। कैसे, स्थानीय पूंजीपति वर्ग विदेशी हितों से जुड़ा रहता है। जो कोई भी गरीब देश है वहाँ पे कोई ना कोई तो होगा जो पूंजीपति होगा, तो पूंजीपति जो है वो क्या करते हैं, विदेशी जो लोग हैं उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। एंड इससे जन कल्याण की तरफ भी वो ध्यान नहीं देते। ठीक है। जन कल्याण की उपेक्षा होती है। जो भी अविकसित देश होते हैं वहाँ पे जन कल्याण आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है। जो पूंजीपति है, जो रिच बिजनेसमैन है, वो भी अपना पैसा जन कल्याण में खर्च नहीं करते, वो भी क्या करते हैं, विदेशी हितों से जुड़े रहते हैं। ठीक है। विदेशों में जाते रहते हैं। ठीक है। एंड कोई ध्यान नहीं देते वो अपने देश के कल्याण में, अपने देश के विकास में। ठीक है। तो इस वजह से भी वो कंट्री जो है वो अंडर डेवलप रह जाती है और निर्भर हो जाती है विकसित देशों के ऊपर। तो ये निर्भरता सिद्धांत की मुख्य व्याख्या है जो कि इसमें की गई है। ठीक है। ये बताती है कि क्यों
गरीब देश अविकसित रह जाते हैं, एंड वो क्यों निर्भर बन जाते हैं विकसित देशों के ऊपर, अमीर देशों के ऊपर। ठीक है, आइए अब देखते हैं निर्भरता सिद्धांत की आलोचना। कुछ लोग आलोचना करते हैं निर्भरता सिद्धांत की। वो बोलते हैं सभी विकासशील देशों के अनुभव एक समान नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर विकासशील देश में ये चीज़ें देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है हर विकासशील देशों में समान स्थिति हो, जैसा इसमें बताया गया है। तो कई लोग इसकी ये कह के आलोचना करते हैं कि ये जनरलाइज कर रही है कि सभी विकासशील देशों में ऐसा होता है, जबकि ज़रूरी नहीं है हर विकासशील देश का अनुभव एक जैसा हो। ठीक है, कुछ विकासशील देश जो है वो ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी डेवलपमेंट कर गए होते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी आगे बढ़ गए होते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि जितने भी विकासशील देश हैं सभी निर्भर हो दूसरे विकसित देशों के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हर विकासशील देश विकसित देश के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, तो इस वजह से भी कई लोग आलोचना करते हैं इसकी। जैसे इंडिया भी एक विकासशील देश है अभी, लेकिन इंडिया किसी भी विकसित देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो आलोचक है वो बोलते हैं कि सभी विकासशील देशों के अनुभव समान नहीं होते, ज़रूरी नहीं है हर विकासशील देश विकसित देश के ऊपर निर्भर हो, आश्रित हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आलोचना होती है वो है आंतरिक कारकों जैसे शासन नीति की उपेक्षा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो निर्भरता का सिद्धांत है ये आंतरिक कारकों की बात नहीं करता। आंतरिक कारक जैसे शासन नीति, ठीक है, उन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, लेकिन ये इसकी बात नहीं करता। ये सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि विकासशील देश इसलिए विकसित नहीं हो गए क्योंकि जो विकसित देश है वो उनका शोषण कर रही है। ये सिर्फ घुमा फिरा के एक ही बात बोलता है कि विकासशील देश जो है वो अविकसित है क्योंकि इनका शोषण हो गया है पूंजीपति देशों के द्वारा। ये नहीं देखता कि जो विकासशील देश है वहाँ पर शासन कैसा है, वहाँ का जो राजा है उसका भी तो कुछ रोल है, उसकी भी तो कुछ भूमिका है, उसका भी तो कुछ कर्तव्य है अपने देश के विकास के लिए। वो कुछ कार्य क्यों नहीं कर रहा ताकि उसकी कंट्री डेवलप हो। ठीक है, तो राजा, शासन नीति, इन सब की भूमिका को इसमें नज़रअंदाज किया जाता है। ये सिर्फ बाहरी कारक जो है उनकी बात करता है, तो इसलिए भी कुछ लोग निर्भरता सिद्धांत की आलोचना करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कई देश है जैसे पूर्वी एशिया, इन्होंने निर्भरता के बावजूद विकास किया। ठीक है, पूर्वी एशिया के कई देश थे जो कि निर्भर थे विकसित देशों के ऊपर, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डेवलप हो गए। तो ऐसा नहीं है कि निर्भरता अगर होगी किसी देश की दूसरे देश के ऊपर तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग ये कह के आलोचना करते हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जो कि निर्भरता सिद्धांत को देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। ठीक है, आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। निर्भरता सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि अविकास एक ऐतिहासिक और वैश्विक प्रक्रिया है। निर्भरता सिद्धांत बोलता है कि जो अविकास है, अंडर डेवलपमेंट है, वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इतिहास में कोई देश जो है उसका शोषण हुआ होगा तभी आज वो अंडर डेवलप है, एंड ये एक वैश्विक प्रक्रिया है। मतलब विश्व के दूसरे देश जो है वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं अगर किसी एक देश का डेवलपमेंट नहीं होगा तो, क्योंकि बाकी देश है उनका तो डेवलपमेंट हो गया, वो एक देश क्यों पिछड़ा रह गया। तो बाकी देशों को उसकी मदद करनी चाहिए थी बजाय कि उसका शोषण करने के। ठीक है, तो ये एक वैश्विक प्रक्रिया भी है। विकासशील देशों का विकास तभी संभव है जब वो अत्यधिक बाह्य निर्भरता को कम करें। ये निर्भरता सिद्धांत में कहा गया है, डिपेंडेंसी थ्योरी में कहा गया है कि अगर विकासशील देश जो है वो डेवलप होना चाहते हैं, अगर विकासशील देश जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको अपनी जो बाह्य निर्भरता है उसको कम करना होगा, मतलब कि उनकी जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर उसको कम करना होगा तथा आत्मनिर्भर विकास मॉडल अपनाना होगा। जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कच्चा माल शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो विकासशील देश अगर वो डेवलप होना चाहते हैं तो उनको कच्चे माल का निर्यात नहीं करना चाहिए। ठीक है, या कम से कम निर्यात करना चाहिए। जो कच्चा माल है उसका उनको खुद यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी उनकी इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें वो दूसरे देशों से आयात करते हैं, उन चीज़ों का उन्हें खुद प्रोडक्शन करना सीखना चाहिए, तभी वो निर्भरता कम कर पाएंगे। ठीक है,
आत्मनिर्भर विकास मॉडल अपनाना होगा। जैसे आपने इंडिया में भी सुना होगा, मोदी जी बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। आत्मनिर्भर मॉडल इंडिया का भी है। आत्मनिर्भर मॉडल जो है ये भारत का भी है, जो बोलता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, वो चीज़ें जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज़ें जो हम खुद बना सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज खोलकर, वो चीज़ें हमें इंपोर्ट नहीं करनी। इसके अलावा जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, वो चीज़ें भी हमें खुद बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से मंगवाते हैं, वो खुद बनाएं। ठीक है, स्वदेशी जो है वो बेहतर है, स्वदेशी अपनाओ। एंड जो चीज़ें हम बना सकते हैं वो हमें खुद ही बनानी है, इंपोर्ट नहीं करनी। ठीक है, ये इसमें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास लक्ष्यों और विकास संकेतकों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आर्थिक व सामाजिक संकेतकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो विकास लक्ष्य है और विकास संकेतक मतलब कि हमारे डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं, विकास के लक्ष्य क्या है, एंड कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर है जो ये दर्शाते हैं कि कोई कंट्री डेवलप हो गई है, किसी कंट्री का विकास हो गया है, कौन कौन से वो संकेत हैं। आइए देखते हैं। किसी भी देश के विकास को केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं आंका जा सकता। कोई कंट्री कितनी डेवलप है ये हम इस बात से नहीं बता सकते कि वहाँ पे आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, या आर्थिक वृद्धि नहीं है। नहीं, कोई कंट्री डेवलप है या नहीं ये आर्थिक वृद्धि तय नहीं करती। कोई कंट्री, मान लीजिए कोई भी देश है, उसमें आर्थिक वृद्धि है तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आर्थिक विकास भी होगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। जो कंट्री डेवलप कर रही है वो तभी डेवलप हो जब वहाँ की आर्थिक वृद्धि बढ़े। ठीक है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि अलग कॉन्सेप्ट है एंड आर्थिक विकास थोड़ा व्यापक है। आर्थिक विकास में जीवन स्तर की भी बात होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात होती है। ठीक है, तो विकास को सिर्फ आर्थिक वृद्धि से नहीं आंका जा सकता। इसके लिए ये आवश्यक है कि ये स्पष्ट हो कि विकास के लक्ष्य क्या है। ठीक है, एंड उनको मापने के लिए हमें किन संकेतकों का उपयोग करना चाहिए। आइए सबसे पहले विकास लक्ष्य की अवधारणा देख लेते हैं। विकास लक्ष्य वे उद्देश्य है जिन्हें प्राप्त करके समाज के आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कल्याण को बढ़ाया जाता है। वो लक्ष्य, वो गोल्स जिनको अचीव करके, जिनको प्राप्त करके हम समाज के आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कल्याण को बढ़ाते हैं, समाज में लोगों का आर्थिक कल्याण करते हैं, सामाजिक कल्याण करते हैं, मानवीय कल्याण करते हैं, वो उद्देश्य जो है वो विकास लक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, विकास लक्ष्य क्या होते हैं? वो उद्देश्य जिनके ज़रिए हम आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कल्याण को बढ़ाते हैं। प्रमुख विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं? गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को ख़त्म करना, सभी लोगों को रोजगार देना, आय में वृद्धि करना, इनकम बढ़ाना लोगों की, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब है सभी लोगों को शिक्षा मिले। ठीक है, कोई भी शिक्षा से या उच्च शिक्षा से वंचित ना रह सकें। स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होना, सामाजिक समानता, समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो, सामाजिक न्याय मतलब कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए स्त्री और पुरुष में, सतत विकास मतलब कि ऐसा विकास जो कि सतत हो। सतत विकास मतलब कि ऐसा विकास जो कि सतत हो। हम ऐसा विकास करें कि संसाधन जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें, वो विकास होता है सतत विकास। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता तो पूरी करें, साथ ही साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी करें। ठीक है, उदाहरण देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है और सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी विकास लक्ष्य के ही उदाहरण है। ठीक है, आइए अब देखते हैं विकास संकेतक की अवधारणा क्या है। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, कौन कौन सी चीज़ें जो कि इंडिकेट करती है कि डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। तो विकास संकेतक जो वो मापनीय आंकड़े हैं, इनको मापा जा सकता है। ठीक है, वो मापनीय आंकड़े हैं जिनके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है, किस हद तक हमने विकास लक्ष्य की प्राप्ति की है, अपने लक्ष्यों को पूरा किया है। ठीक है, आइए देखते हैं विकास संकेतकों की आवश्यकता क्या है।
तो विकास की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में विकास हो रहा है या नहीं, तो हम विकास संकेतक का उपयोग करते हैं। नीति निर्माण और मूल्यांकन के लिए अगर हमें कोई नीति बनानी है या किसी नीति का मूल्यांकन करना है, तो हम विकास संकेतक का उपयोग करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो नीति है जो कि बनाई गई है, इस नीति से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या लोगों का विकास हो पाएगा इस नीति से। तो नीति बनाने से पहले और नीति बन गई है तो उसका मूल्यांकन करने के लिए भी विकास संकेतक का उपयोग किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या इस नीति से लोगों को विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिली है, ठीक है, ये देखा जाता है। इसके अलावा देशों के बीच में तुलना करने के लिए भी विकास संकेतकों का उपयोग किया जाता है। कई तरीके के होते हैं ये, जैसे पहले आता है आर्थिक संकेतक, यहाँ पे आप 1 नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक संकेतक क्या होते हैं, जो कि आर्थिक रूप से ये बताते हैं हमें कि विकास हो रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, अगर जीडीपी अच्छी है, जीडीपी बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा हो गए हैं, रोज़गार दर ज़्यादा है, बेरोज़गारी दर कम है, निवेश और बचत दर भी अच्छी है, लोग निवेश भी कर रहे हैं, बचत भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इंडिकेट करती है कि हाँ विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। अब आर्थिक वृद्धि की स्थिति को भी दर्शाते हैं ये कि आर्थिक वृद्धि हो गई है या नहीं। उत्पादन और आय संरचना को समझने में भी मदद करते हैं कि उत्पादन कितना होगा, आय संरचना कैसी है, ठीक है। नीति निर्धारण में भी मदद करते हैं। ये संकेतक जो है ये असमानता, गरीबी और जीवन गुणवत्ता को नहीं दर्शाते। ये इसकी सीमा है, ये नहीं बताते कि समाज में असमानता कितनी है। ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कर रहे हैं जीडीपी की, प्रति व्यक्ति आय की, औद्योगिक उत्पादन की, ठीक है, रोजगार की। लेकिन ये नहीं बता रहे कि असमानता है या नहीं समाज में, अमीर और गरीब लोगों के बीच में खाई है या नहीं, मतलब अमीर और गरीब लोगों के बीच में डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाता, ना इससे ये पता चल पाता, ठीक है। गरीब लोग अमीर लोगों के जीवन के बारे में नहीं पता चलता, व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है ये इसमें पता नहीं चलता। तो ये इसकी सीमा है, ये सिर्फ आर्थिक वृद्धि को दर्शाते कि आर्थिक वृद्धि हो गई या नहीं। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि आर्थिक वृद्धि जो है ये ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। आर्थिक संकेतक जो है ये हमें जानने में मदद करते हैं कि आर्थिक विकास होगा है या नहीं, ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और भी संकेतक है इसमें जो हमें बताते हैं कि विकास हो गया नहीं। नेक्स्ट आता है सामाजिक संकेतक, सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है। इसमें शामिल है साक्षरता दर, लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर किसी कंट्री की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, यानी कि वो कंट्री डेवलप हो गई है। अगर वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, जीवन प्रत्याशा अच्छी है, तो भी वो कंट्री डेवलप कर रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई कंट्री है, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर कम है, तो यानी कि वो कंट्री डेवलप कर रही है। पोषण स्तर अच्छा है, लैंगिक समानता है, मतलब महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होता, तो भी वो कंट्री क्या है, डेवलप हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ सोशल इंडिकेटर्स है जो कि बताते हैं कि विकास हो रहा है या नहीं। अब ये जीवन स्तर और मानव कल्याण को दर्शाते हैं, मानव का कितना कल्याण हो रहा है। विकास के गुणात्मक पक्ष को दर्शाते हैं, मानव विकास नीति को दिशा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक और सामाजिक संकेतकों का संयुक्त महत्व। आइए अब देखते हैं इन दोनों को मिला के इनका क्या महत्व है। दोनों मिलकर समग्र विकास का आकलन करते हैं कि टोटल डेवलपमेंट कितना होगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसी का उदाहरण है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों संकेतकों का उपयोग करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि कोई कंट्री कितना डेवलप कर रही है, ठीक है, या कोई कंट्री डेवलपमेंट की रेस में कितने आगे हैं, विकास की भाग दौड़ में कोई कंट्री कितनी आगे है, ये पता लगाने का इसमें प्रयास किया जाता है। ये सतत विकास की समझ भी विकसित करते हैं, ठीक है। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। विकास लक्ष्य ये बताते हैं कि किस दिशा में जाना है हमें, ठीक है, जबकि विकास संकेतक बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं,
विकास संकेतक से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। विकास की जो भागदौड़ है सभी देशों के बीच में, जो एक डेवलपमेंट की रेस चल रही है कि हमें ज़्यादा डेवलप होना है, हमें ज़्यादा डेवलप होना है, उस रेस में हम कितने आगे पहुँचे हैं, हमारा देश कितने आगे पहुँचा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सूचकांक होते हैं, नंबर होते हैं, कोई कंट्री जो है वो कितने नंबर पर आती है इस चीज़ में। ठीक है, कोई कंट्री जो है वो जीडीपी की रेंज में कौन से नंबर पे आती है, मतलब कौन सी कंट्री की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, ऐसे नंबर्स होते हैं हर कंट्री के। ठीक है, हैप्पीनेस का इंडेक्स क्या है किसी कंट्री का, किसी देश का। ठीक है, हैप्पीनेस को लेकर कोई कंट्री कितनी रेंज पर आती है, कितने नंबर पर आती है। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होता है। एंड ये हमें बताते हैं, विकास संकेतक हमें बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना और बाकी है पूर्ण विकसित होने में। ठीक है, जबकि विकास लक्ष्य ये बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, किस दिशा में हमें जाना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है। केवल आर्थिक संकेतकों पर आधारित विकास जो है वो अधूरा होता है। ठीक है, तो विकास जो है वो सिर्फ आर्थिक संकेतकों पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक संकेतक पर अगर विकास आधारित होगा तो वो आर्थिक वृद्धि की बात करेगा, आर्थिक वृद्धि दर्शाएगा, वो गुणवत्तापूर्ण बात नहीं करेगा। ठीक है, वो गुणवत्ता नहीं दर्शाएगा, वो मात्रात्मक विकास जो है उसकी बात करेगा। लेकिन हमें गुणात्मक विकास को भी जानना है, हमें ये भी जानना है कि समाज में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, कितना सुधरा। तो इसके लिए सामाजिक संकेतकों का समावेशन होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गरीबी की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी में अंतर क्या होता है, आइए देखते हैं। गरीबी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ आय की कमी नहीं है, किसी की इनकम कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है। ठीक है, और भी कई चीज़ें होती हैं। गरीबी जो है ये एक बहुआयामी सामाजिक आर्थिक समस्या है। ठीक है, गरीबी एक सामाजिक समस्या भी है, आर्थिक समस्या भी है, जिसमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव शामिल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी आय कम है, इनकम कम है। ठीक है, तो हो सकता है वो सीखने के लिए काम कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि जिसकी इनकम कम है वो गरीबी होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने कोई कोर्स किया तो वो कम पैसों में काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं सीखने के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। लेकिन उनकी फैमिली काफ़ी रिच होती है, उनके घर में सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उनकी पूरी हो गई होती है। ठीक है, खाना कपड़ा जितनी भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो गई होती हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति गरीब है। तो गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम कम है, आय कम है। गरीबी का मतलब है कि आपकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव है, आप अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसलिए समय के साथ गरीबी की अवधारणा जो है वो व्यापक होती जा रही है। पहले लोग मानते थे इनकम कम है तो व्यक्ति गरीब है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो गरीबी की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। आज के टाइम में ये कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता वो गरीब है। ठीक है, चाहे फिर उसके पास कितना भी पैसा हो। कई लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है लेकिन वो कंजूस होते हैं एंड अपने लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो भी गरीब है, बेशक उनके पास कितना भी पैसा हो। आइए अब देखते हैं गरीबी की विभिन्न अवधारणाएं। पहले आता है पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी मतलब कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाने की स्थिति। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता। जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं, भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र, पहनने के लिए कपड़े हो, खाने के लिए भोजन हो, रहने के लिए छत हो, आवास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाओं का हम लाभ उठा पाए। ठीक है, तो मान लीजिए इन आवश्यकताओं को भी कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता। ये न्यूनतम आवश्यकता होती है, बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, जो हर व्यक्ति की पूरी होनी ही चाहिए, बट बाई चांस कोई व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता ये आवश्यकता, तो उसको कहा जाता है पूर्ण गरीबी। गरीबी रेखा के आधार पर पूर्ण गरीबी का मापन किया जाता है। ठीक है, या फिर पूर्ण गरीबी तो हमें लक्षण देखकर भी पता चल जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास रहने का घर नहीं है, भोजन नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये पूर्ण गरीब है। तो ये लक्षण देखकर भी हमें पता चल जाता है।
इसके अलावा यदि व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी और आवश्यक उपभोग से भी वंचित है तो भी वो पूर्ण गरीब है। हर व्यक्ति की न्यूनतम कैलोरी होती है जिसका यूज़ किया जाता है गरीबी मापन में, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है वो पर डे कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितना भोजन उससे मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये शायद 2400 थी। गांव में एंड शहरों में ये अलग अलग है, ठीक है। तो जो गांव होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, गांव में 2800 कैलोरीज होती है, जहाँ तक मुझे याद है। पहले तो इतना ही था कि गांव में ये था कि 2800 कैलोरी व्यक्ति कंज्यूम करें हर रोज़, क्योंकि गांव में किसान होते हैं ज़्यादातर एंड किसानों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है तो उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, ठीक है। शहर में ये था कि आप पर डे 24 कैलोरीज अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, ठीक है। तो न्यूनतम कैलोरी अगर आप ले पा रहे हैं तो भी आप गरीब नहीं है। आइए अब देखते हैं सापेक्ष गरीबी क्या होता है। रिलेटिव पॉवर्टी समाज के औसत जीवन स्तर की तुलना में निम्न जीवन स्तर जो है वो सापेक्ष गरीबी को दर्शाता है। ये असमानता पर आधारित अवधारणा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी से अपनी तुलना करता है। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, ठीक है, एंड आपकी जो फ्रेंड है उसके पास एक कार है, गाड़ी है, ठीक है। तो आप उससे अपनी तुलना करेंगे, आप ये देखेंगे कि मेरे पास बाइक है उसके पास कार है तो वो अमीर है एंड आप खुद को गरीब बोलेंगे, ठीक है। तो ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी, जब हम किसी से अपना कंपैरिजन करते हैं। हालांकि आप भी गरीब नहीं है क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई है, लेकिन आप तुलना कर रहे हैं, तो ये होती है सापेक्ष गरीबी, ठीक है, जब आप किसी से तुलना कर रहे होते हैं। ये असमानता पर आधारित अवधारणा है, ठीक है। जैसे आप कमाते हैं 20,000, आपका कोई फ्रेंड है वो कमाता है 50,000, तो आप तुलना करेंगे कि वो इतना ज़्यादा कमाता है तो वो अमीर है, आप खुद को गरीब मानेंगे, ठीक है। हालांकि गरीब आप भी नहीं है क्योंकि आप बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे हैं अपनी। तो ये होती है सापेक्ष गरीबी, ठीक है। उदाहरण दे रखे हैं, जब किसी व्यक्ति की आय समाज के औसत से काफ़ी कम हो, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है वो समाज के औसत से काफ़ी कम हो। समाज में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं किसी सोसाइटी में एंड उन 100 लोगों की अगर एवरेज इनकम निकालें तो एवरेज इनकम आ गई है मान लीजिए 50,000 एंड आपकी इनकम है 30,000, तो आप गरीब माने जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि औसत जो आय है समाज के लोगों की उनसे आपकी आय कम है, तो ये भी सापेक्ष गरीबी होती है, ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी। एक होता है आय गरीबी, इसमें आय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की आय गरीबी रेखा से नीचे हो, गरीबी रेखा जो होती है पॉवर्टी लाइन, अगर इससे आपकी या किसी अन्य व्यक्ति की आय कम है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा, ठीक है। ये सरल लेकिन सीमित दृष्टिकोण है। ये इजी है, बहुत इजीली हम पता लगा सकते हैं कौन व्यक्ति अमीर है कौन व्यक्ति गरीब है। सिर्फ हमें उसकी इनकम देखनी है कि वो कितना कमा पा रहा है। अगर वो उतना कमा रहा है जितना गरीबी रेखा से कम है तो यानी कि वो गरीब माना जाएगा, ठीक है। एक होती है बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी ये शामिल करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आय के आधार पर तो वो गरीब है ही, आय के आधार पर तो वो गरीबी रेखा से नीचे है ही, साथ ही साथ अगर उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर करने वाली सुविधाएं नहीं मिल गई हैं तो भी वो गरीब माना जाएगा। ये होती है बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी जो है ये बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखती है इनकम के साथ साथ, जैसे शिक्षा, कि आपकी शिक्षा तक पहुंच है या नहीं, स्वास्थ्य तक पहुंच है या नहीं, ठीक है। आमतौर पर हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, कोई भी हो, हर व्यक्ति शिक्षा हासिल करता है, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो उसको गरीब कह दिया जाएगा कि गरीब है इसलिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि अन्य आयामों को भी देखता है। क्षमताओं की कमी के रूप में भी गरीबी देखी जाती है। अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण था ये कि वो व्यक्ति जिसकी क्षमताएं कम है, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता कम है और जिसके पास विकल्प भी कम है, वो व्यक्ति भी गरीब है, ठीक है।
सम्मानजनक जीवन जीने में वो असमर्थ रहेगा, उसको सम्मानजनक जीवन जीने में समस्या होगी अगर उसकी क्षमताएं कम है एंड उसके पास विकल्प कम है तो। ठीक है, एक होती है व्यक्तिपरक गरीबी। इसमें व्यक्ति स्वयं को गरीब मानता है या नहीं ये देखा जाता है। व्यक्तिपरक गरीबी क्या होती है, इसमें ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो खुद को गरीब मानता है या नहीं। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो वो बोलता है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है व्यक्ति खुद को गरीब मानता है या नहीं, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिपरक गरीबी। ये सामाजिक अपेक्षा पर आधारित है कि व्यक्ति की अपेक्षा कितनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो इतना कमाता है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई है एंड उसकी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि उसको लग्जरियस लाइफ जीनी है या कहीं घूमने जाना है या बाहर घूमने फिरने का ज़्यादा शौक हो, नए कपड़े पहनने का ज़्यादा शौक हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो व्यक्ति है वो खुद को गरीब नहीं मानेगा क्योंकि उसकी सामाजिक अपेक्षाएं कम है। ठीक है, तो व्यक्तिपरक गरीबी जो है यही बात करता है। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। पूर्ण गरीबी जीवन रक्षा से जुड़ी समस्या है, जबकि सापेक्ष गरीबी सामाजिक असमानता को दर्शाती है कि हम समाज में कितने असमान हैं। ठीक है, समाज में कितनी असमानता है, आय की कितनी असमानता है। आधुनिक दृष्टिकोण में गरीबी को बहुआयामी और क्षमताओं की कमी के रूप में साझा किया जाता है, समझा जाता है। आधुनिक समय में ये कहा जाता है कि जिसके अंदर क्षमताएं कम है वो गरीब है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण की विभिन्न पद्धतियों की तुलना कीजिए। तो गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय या उपभोग स्तर है जिसके नीचे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये वो न्यूनतम आय है या वो न्यूनतम उपभोग स्तर है, कंजम्पशन लेवल है, जिसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ये पाएंगे कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। एक मिनिमम इनकम रेंज होती है, मान लीजिए 10,000 एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, कि 10,000 जो है वो न्यूनतम आय है मान लीजिए उपभोग करने के लिए और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो अगर व्यक्ति 10,000 से कम कमाएगा तो ये माना जाएगा कि ये अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो गरीबी रेखा भी यही होती है। गरीबी रेखा वही न्यूनतम आय या उपभोग स्तर है जिसके नीचे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए समय समय पर विभिन्न समितियां और पद्धतियां अपनाई गई। आइए देखते हैं। सबसे पहले थी दांडेकर रथ पद्धति जो कि 1971 में आई थी। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि ये पहली वैज्ञानिक पद्धति थी। ये कैलोरी उपभोग पर आधारित थी कि आप पर डे कितनी कैलोरी उपभोग कर पाते हैं। ठीक है, न्यूनतम कैलोरी सीमा तय कर दी गई थी कि हर वयस्क व्यक्ति को हर रोज इतनी कैलोरी मिलनी ही चाहिए। इतनी कैलोरी गांव के व्यक्ति को, इतनी कैलोरी शहर के व्यक्ति को। अगर हर रोज उसको इससे कम कैलोरी मिल गई है तो यानी कि वो व्यक्ति गरीब है। तो ये जो दांडेकर रथ पद्धति है ये कैलोरी उपभोग पर आधारित होती है। ठीक है, एंड कैलोरी उपभोग पर ही ये निर्धारण करती है कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मानक होते हैं। इसकी सीमा क्या है? ये केवल भोजन पर आधारित होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें शामिल नहीं होता। ये किसी की बात नहीं करती, ना शिक्षा की ना स्वास्थ्य की, सिर्फ बात करती है भोजन की और कैलोरी की कि हर व्यक्ति को हर रोज प्रतिदिन कितनी कैलोरी मिल पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलग समिति। अलग समिति 1979 में आई थी। ये योजना आयोग के द्वारा गठित की गई थी। जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, उसने इसका गठन किया था। ठीक है, एंड ये गरीबी रेखा को कैलोरीज के आधार पर बताती है कि कोई व्यक्ति पर डे कितनी कैलोरी प्राप्त करे ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि गांव के व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी है एंड शहरी व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी। तो वो जो 2800 कैलोरी थी वो आज़ादी के टाइम पर था। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर 2800 कैलोरी निर्धारित किया गया था। ठीक है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था कि
2800 कैलोरी हर व्यक्ति जो है वो प्राप्त करे, तभी वो गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर 2800 कैलोरी था। फिर 1979 में अलग समिति आ गई, तो अलग समिति जो थी इसने कहा कि इतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब लोग इतनी मेहनत नहीं करते, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी निर्धारित की गई कि गांव के व्यक्ति जो है, गांव के व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए हर रोज़, एंड शहर के व्यक्ति को 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए हर रोज़, ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। ठीक है, अगर इतनी कैलोरी से कम मिल रही है तो यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, ये गरीबी रेखा जो है वो उपभोग के आधार पर निर्धारित करता है कि व्यक्ति कितनी कैलोरी का उपभोग कर रहा है। इसका महत्व यह है कि ये लंबे समय तक आधिकारिक मानक रहा। ठीक है, नेक्स्ट थी लकड़ावाला पद्धति, जो कि 1993 में आई। ये उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है इसमें, CPI का, एंड ये राज्य स्तरीय गरीबी रेखा को देखता है कि हर राज्य में गरीबी रेखा कितनी है, राज्य स्तर पर देखता है ये गरीबी रेखा कितनी है। ठीक है, ये उपभोग व्यय सर्वेक्षण करता है, मतलब कि कोई व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है उसका ये सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है उसका ये सर्वे करता है, एंड फिर ये मूल्य सूचकांक बनाता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है उसकी कौन कौन सी नीड्स पूरी हो गई है, भोजन की नीड, कैलोरीज कितनी मिल गई है। ठीक है, कपड़ा जो है उसकी नीड पूरी हो गई या नहीं, ये सब वो देखता है। शिक्षा तक पहुँच है या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई या नहीं, ये सब इसमें देखा जाता है। इन मूल्य के आधार पे ये देखा जाता है व्यक्ति गरीब तो नहीं या अमीर है या गरीब है। ठीक है, राज्य स्तर पे गरीबी रेखा किसमें जांच की जाती है। ठीक है, राज्य स्तर पर इसकी सीमा ये है कि ये बदलती जीवन आवश्यकताओं को शामिल नहीं करता। ठीक है, एंड इसने बदलते जीवन आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया था, इसीलिए इसकी आलोचना भी हुई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति की जीवन आवश्यकता बदलती रहती है। कोई व्यक्ति है वो 20 साल की उम्र में 5 रोटी खाता था, फिर 25 साल की उम्र में वो 4 रोटी खाने लग गया, फिर एक टाइम आएगा जब वो 40 साल का हो जाएगा तो वो 2 रोटी ही खा पाएगा, इससे ज़्यादा उससे खाई भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो बदलते जीवन के आधार पर, बदलते जीवन के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती रहती है। ठीक है, एंड ये जो लकड़ावाला पद्धति है इसमें बदलती जीवन आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया था, इसलिए इसकी आलोचना हुई। ठीक है, नेक्स्ट थी तेंदुलकर समिति, जो कि 2009 में आई। इसने कैलोरी आधारित दृष्टिकोण से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को आंशिक रूप से शामिल किया। इसने कहा कैलोरी की बात छोड़ो। ठीक है, कैलोरी ज़्यादा मायने नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब तब होगा जब उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं से वो वंचित रहेगा, एंड उसका जीवन स्तर जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ग्रामीण शहरी विभेद को इसमें कम किया गया। इसकी आलोचना भी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें गरीबी रेखा बहुत कम तय की गई। ठीक है, तो आलोचना भी करते हैं लोग इसकी। नेक्स्ट है रंगराजन समिति, जो कि 2014 में आई थी। ये तेंदुलकर समिति से ज़्यादा यथार्थवादी थी। ठीक है, रंगराजन समिति, एंड यथार्थवादी रियलिस्टिक इसलिए थी ये क्योंकि इसमें नॉर्मल जो चीज़ें वही शामिल की गई थी, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। मतलब जैसे बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत पूरी हो गई है तो व्यक्ति गरीब नहीं है, अमीर है। ठीक है, तो वही था इसमें कि व्यक्ति की भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, अमीर माना जाएगा। ठीक है, गरीबी रेखा इसमें ऊपर की गई। इसका महत्व यह है कि गरीबी के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है। ठीक है, इसमें देखो व्यापक दृष्टिकोण ही तो है, भोजन को भी शामिल किया है, शिक्षा को भी शामिल किया है, इंक्लूड किया है, स्वास्थ्य को भी शामिल किया है, आवास को भी शामिल किया है कि ये चारों नीड्स व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। तो ये कितनी व्यापक है, कोई भी जो समिति थी उसने इतनी व्यापक रूप से गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं किया था, इसमें बहुत ही व्यापक रूप से किया गया था, व्यापक दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया था गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। आइए अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण सरल कैलोरी आधारित पद्धति से बहुआयामी दृष्टिकोण की ओर बढ़ा है। आधुनिक संदर्भ में गरीबी को केवल आय नहीं बल्कि
शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जोड़कर देखा जाता है एंड ये आवश्यक भी है। ठीक है, आधुनिक समय में हम देखते हैं गरीबी को सिर्फ आय से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता मिल गई है या नहीं। ठीक है, अगर मिल गई है तो वो गरीब नहीं है, नहीं मिल गई तो वो गरीब है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है आय असमानता क्या है, इनकम इनइक्वालिटी क्या है एंड इसके मापन के प्रमुख तरीके जैसे गिनी गुणांक की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं आय असमानता क्या होती है। आय असमानता का अर्थ है समाज में आय का असमान वितरण। जब समाज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, असमान होता है, कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की बहुत कम होती है, कुछ लोगों की सामान्य होती है। ठीक है, तो वो होता है आय का असमान वितरण। कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा है कि वो लग्जरी लाइफ जी गए हैं। ठीक है, 5-5, 10-10 हज़ार के जूते पहन गए हैं, जबकि कुछ लोगों की टोटल इनकम ही 5-10 हज़ार रुपये होती है, जिसमें उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। तो यही है आय का असमान वितरण। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, बहुत कम आय में उन्हें जीवन यापन करना होता है एंड ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से। ठीक है, आइए देखते हैं आय असमानता की परिभाषा। आय असमानता वो स्थिति है जिसमें किसी देश या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में आय और संसाधनों का वितरण असंतुलित होता है। अब यहाँ पे सिर्फ इनकम की बात नहीं होगी, बल्कि संसाधन भी कहा जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति की संसाधन तक भी पहुँच नहीं है, मान लीजिए लोगों के बीच में संसाधनों का भी असमान वितरण है, तो वो भी आय असमानता में ही काउंट होगा। आय असमानता में दोनों चीज़ें शामिल है, आय और संसाधन। आय का और संसाधनों का असमान वितरण, असंतुलित वितरण। ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, कुछ लोगों के पास है ही नहीं। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, आय असमानता क्यों होती है, क्या कारण है जिनकी वजह से आय असमानता होती है, ये देखते हैं। पहला कारण है आर्थिक अवसरों की असमान उपलब्धता। मतलब कि आर्थिक जो अवसर हैं, धन कमाने के जो अवसर है वो सबको नहीं मिलते। अवसरों की भी असमान उपलब्धता है, हर व्यक्ति को अवसर नहीं मिलते पैसा कमाने के लिए। ठीक है, धन अर्जित करने के लिए कुछ लोगों को अवसर प्राप्त होते हैं, अवसरों का भी असमान वितरण है या अवसरों की भी असमान उपलब्धता है। जैसे जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा होता है, ठीक है, वो अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी जगह पढ़ाते हैं, उनको काफ़ी बड़े बड़े कोर्स करवाते हैं। ठीक है, एंड वो कोर्सेज करने के बाद उन बच्चों को विदेश में भी नौकरी मिल जाती है, इंडिया में भी उनका काफ़ी ज़्यादा पैकेज हो जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ठीक है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया। तो कई कोर्सेज है जो कि करवाते हैं जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को, ठीक है, पैसा खर्च करके। तो गरीब लोग तो वो नहीं करवा सकते अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे कोर्सेज। ठीक है, तो इसलिए उनके बच्चे जो है उनको ज़्यादा पैकेज वाली नौकरी भी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा पैकेज वाली नौकरी चाहिए तो आपको पहले उतना पैसा इन्वेस्ट भी करना होगा उसकी शिक्षा के ऊपर, खुद की शिक्षा के ऊपर। जब आप खुद की शिक्षा के ऊपर या अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आप रिटर्न चाहे तो वो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थिक अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं होते। जो अमीर लोग हैं उन्हीं को अवसर उपलब्ध होते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के। ठीक है, वो अपने बच्चों को काफ़ी महंगे महंगे कोर्सेज करवाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवाते हैं, कई बार विदेश में भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। फिर उनके बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं आगे जाके, उनका भी काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेज होता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है आय असमानता का। ठीक है, दूसरा कारण है शिक्षा और कौशल में अंतर। हर व्यक्ति जो है वो शिक्षा के लिए नहीं बना, हर व्यक्ति का दिमाग इतना तेज़ नहीं होता कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। कुछ लोग होते हैं उनको पढ़ा हुआ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो शिक्षा और कौशल में भी अंतर होता है, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं होती कुछ बेहतर सीखने की। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता नहीं होती, सेम कैपेबिलिटी आप हर व्यक्ति के अंदर नहीं पाएंगे। किसी के अंदर कोई खासियत है तो किसी के अंदर कोई खासियत है। हाँ, हर व्यक्ति खास है, हर व्यक्ति स्पेशल है, हर व्यक्ति का अपना खुद का टैलेंट होता है, लेकिन
अगर हम शिक्षा की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति टॉपर हो, हर बच्चा टॉपर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, शिक्षा और कौशल में अंतर होता ही होता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। जो ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला, तेज़ आईक्यू वाला बच्चा होता है, वो आगे चलकर ज़्यादा पैसा कमा सकता है। ठीक है, बजाय वो जो कि स्लो लर्नर रहा हो। ठीक है, हालांकि वो भी कमा सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र। कई बार क्या होता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी आय असमानता का कारण है। ठीक है, बेरोजगारी के कारण भी आय असमानता होती है। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी कम सैलरी मिलती है, बहुत कम सैलरी मिलती है, तो वो भी आय असमानता को बढ़ावा दे रही है। कर प्रणाली की कमजोरी, ठीक है, ये भी आय असमानता बढ़ा रही है। वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन, इसकी वजह से भी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। वैश्वीकरण के कारण कैसे बढ़ गई है, वैश्वीकरण के कारण और तकनीकी परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनीकरण हो गया है। ठीक है, जो मशीनें पहले एक देश में अवेलेबल थी, अब वैश्वीकरण के कारण वो हर देश में पहुंच गई है। मशीनों से प्रोडक्शन बढ़ गया है, जो काम 10 लोग करते थे वो काम अब एक मशीन करने लग गई है, वो भी तेज गति से। ठीक है, तो अब उन 10 लोगों को काम पर रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उन 10 लोगों को हटा दो काम से। तो यही हो गया है, मशीनें आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, वही बेरोजगारी बढ़ने से आय असमानता बढ़ गई है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे आय असमानता के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ज़रूर आता है। आय असमानता के कारण बताओ। ठीक है, आइए अब देखते हैं आय असमानता कैसे मापी जाती है। तो गिनी गुणांक क्या होता है, ये ज़्यादा अंदर डीप जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ठीक है, गिनी गुणांक जो है ये एक अवधारणा है जिसमें क्या किया जाता है, मापन किया जाता है आय असमानता का। ठीक है, इसमें 0 और 1 के बीच का मान होता है, या तो 0 या 1। 0 का मतलब है कि जितने भी लोग हैं देश में उन सभी की आय में पूर्ण समानता है, सबकी इनकम एक जैसी है। ठीक है, तो 0 से दर्शाया जाएगा। अगर पूर्ण असमानता है तो 1 से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, नंबर दे दिया जाता है। अगर किसी कंट्री में सभी लोगों की आय में पूर्ण समानता है, सभी लोगों की आय सेम है, रिसोर्सेज सभी के पास इक्वली अवेलेबल है, तो 0 से दर्शाया जाएगा। अगर पूर्ण असमानता है, पूरी असमानता है, तो 1 से दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये लॉरेंज वक्र पर आधारित होती है, वास्तविक आय वितरण और पूर्ण समानता रेखा के बीच का अंतर दर्शाती है। ठीक है, कि वास्तविक आय कितनी है और पूर्ण समानता के लिए कितनी आय होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि हाईएस्ट इनकम कितनी है। ठीक है, मान लीजिए हाईएस्ट इनकम है किसी सोसाइटी में एक व्यक्ति की 50,000, एंड जो अन्य लोग हैं उनकी इनकम कितनी है, किसी की 20,000, किसी की 30,000, किसी की 40,000। तो 20,000 से 50,000 में कितना अंतर है, 30,000 से 50,000 में कितना अंतर है। ठीक है, ये दर्शाया जाता है लॉरेंज कर्व के द्वारा। ठीक है, वास्तविक आय वितरण और पूर्ण समानता रेखा के बीच का अंतर दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, कि वास्तविक आय कितनी है लोगों की और पूर्ण समानता के लिए कितनी होनी चाहिए। पूर्ण समानता तो तभी आएगी जब सबकी 50,000 होगी। ठीक है, सबकी 10,000 तो हो नहीं सकती, सबसे कम अगर हम देखें तो जब सबकी 50,000 होगी तो पूर्ण समानता आ जाएगी। तो उसके लिए कितना और चाहिए ये इसमें देखा जाता है, कितना अंतर है। ठीक है, इसका महत्व है जितना अधिक गिनी गुणांक उतनी अधिक आय असमानता। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिनी गुणांक 0 का मतलब था पूर्ण समानता और 1 का मतलब था पूर्ण असमानता। तो जब ये बढ़ा तो असमानता आ गई, तो वही है इसमें, जितना अधिक होगा उतनी ज़्यादा आय असमानता होगी। ठीक है, लॉरेंज वक्र से भी दिखाया जाता है आय असमानता को। ठीक है, ये ग्राफिक प्रस्तुतिकरण होता है, आपने ग्राफ देखा होगा, बिंदु बिंदु होते हैं। ठीक है, फिर उनको बिंदुओं को ऐसे दिखाया जाता है पहाड़ की तरह। आप सर्च करके देख लीजिएगा लॉरेंज कर्व क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें ये दिखाया जाता है कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक होता है वर्टिकल जिसको वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है,
एक्स एक्सिस जो है इसमें जनसंख्या का प्रतिशत लिखा जाता है, जनसंख्या कितनी है, कितने % लोगों की बात हो गई है। एंड वाई एक्सिस पे लिखा जाता है आय का प्रतिशत, कितने % आय है, इनकम है। ठीक है, तो ये कुछ प्रचलित पद्धतियां थी। आइए अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। आय असमानता किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, कोई भी अर्थव्यवस्था है उसकी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को प्रभावित करती है आय असमानता। अगर किसी देश में आय असमानता है तो वहाँ पे समावेशी विकास हो ही नहीं सकता, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे करना। ठीक है, गिनी गुणांक सबसे अधिक प्रचलित मापन विधि है, लेकिन समग्र विश्लेषण के लिए कई सूचकांकों का प्रयुक्त प्रयोग आवश्यक है। अभी हमने पद्धतियां अभी देखी थी कौन कौन सी हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से ही ये प्रिपेयर किया है हमने। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास क्या होता है एंड इसके प्रमुख सिद्धांत और चुनौतियाँ। सतत विकास बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में ये टर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो सबसे पहले आपको भूमिका ज़रूर लिखनी है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर आप लिखते हैं तो। आधुनिक विकास मॉडल ने आर्थिक प्रगति तो की, लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय क्षरण, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, आधुनिक विकास मॉडल आप देखते हैं आज के टाइम में जो डेवलपमेंट हो गया है उससे फ़ायदा तो है लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं, जैसे पर्यावरण को हानि पहुंची है, पर्यावरणीय क्षरण हुआ है। ठीक है, संसाधनों की कमी है, संसाधन जो है वो हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे, सामाजिक असमानता है। ठीक है, समाज में क्या है, असमानता बनी हुई है, समाज में असमानता फैली हुई है, तो ये समस्या उत्पन्न हुई है आधुनिक विकास मॉडल में। ठीक है, पर्यावरण को नज़रअंदाज किया है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं वायु प्रदूषण कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, संसाधन कम रह गए हैं, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हुआ है जिसकी वजह से वो खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उनके स्टॉक भी अब कह रही है कि कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना दोहन हुआ है संसाधनों का कि वो ख़त्म होने की श्रेणी में आ गए हैं। ठीक है, और समाज में असमानता तो बनी ही हुई है, ये समस्या उत्पन्न हुई है, इसलिए सतत विकास की अवधारणा सामने आई। सतत विकास वह विकास है जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ समझौता ना करें। मतलब ये बोलता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता तो पूरी करनी है लेकिन भावी पीढ़ियों की जो आवश्यकता है उनसे समझौता नहीं करना। ऐसा ना हो कि हम अपनी आवश्यकता पूरी करने के चक्कर में भावी पीढ़ियों की आवश्यकता के साथ समझौता कर बैठे, हम इतना संसाधनों का दोहन कर लें कि भावी पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही कहा जाता है कि हमें संसाधनों का उचित उपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है, संसाधन जो है वो वेस्ट नहीं करने। ठीक है, एंड ये सुनिश्चित करना है कि भावी पीढ़ियाँ भी उन संसाधनों का लाभ उठा सकें। ये परिभाषा जो थी सतत विकास की, ये ब्रंटलैंड आयोग ने दी थी 1987 में। ठीक है, आइए देखते हैं सतत विकास के प्रमुख आयाम क्या हैं। पहले आता है आर्थिक आयाम, ये बात करता है दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति की। ये बोलता है आर्थिक प्रगति जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि दीर्घकालिक हो, लंबे टाइम तक चले। सामाजिक आयाम, इसमें कहा जाता है कि समाज में समानता बनी रहे। ठीक है, सामाजिक न्याय हो, संसाधनों का समान वितरण हो, समावेशन हो, सभी लोग समावेशन करें। ठीक है, सबका समावेशी विकास हो, किसी को भी विकास के लाभ से वंचित ना किया जाए। ठीक है, किसी भी वर्ग को। पर्यावरणीय आयाम, इसमें कहा जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, उनका वेस्टेज नहीं करना, संसाधनों को बर्बाद नहीं करना, उनको बचाना है, उनका संरक्षण करना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है।
पहला सिद्धांत आता है अंतर पीढ़ी समानता, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ये बोलता है कि ऐसा उपयोग करना है संसाधनों का कि भावी पीढ़ियाँ भी उन संसाधनों का लाभ उठा सके, उन संसाधनों को उपयोग कर सके। ठीक है, भावी पीढ़ियों के लिए हमें संसाधन खत्म नहीं करने, भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वो है अंतः पीढ़ी समानता, मतलब कि वर्तमान पीढ़ी के भीतर भी सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। जो हमारी आज की पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसके बीच में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, असमान वितरण नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास तो भरपूर संसाधन है एंड दूसरे के पास है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब संसाधनों का असमान वितरण होता है तो क्या होता है, जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संसाधन अवेलेबल होते हैं वो उसको वेस्ट करता है, वो सोचता है कि ये तो फालतू है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको वेस्ट करना शुरू कर देता है। एंड जिस व्यक्ति के पास संसाधन नहीं होते वो फिर तरसता है उनके लिए। ठीक है, तो इसलिए असमान वितरण नहीं होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। आज भी आप देखते होंगे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है एंड कई ऐसे क्षेत्र भी आपको दिख जाएंगे जहाँ पे भरपूर पानी है एंड लोग वहाँ पे पानी को वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे नल खुला छोड़ देंगे या फिर पानी गिरा देंगे, तो इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है अंतः पीढ़ी समानता। ये बोलता है कि अंतः पीढ़ी समानता होनी चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत यही बोलता है कि अंतः पीढ़ी समानता होनी चाहिए, अंतः पीढ़ी असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, असमान वितरण नहीं होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत। ये बोलता है कि विकास तो करो लेकिन विकास ऐसा हो जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है, जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना, जीव जंतुओं को मारना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ये बोलता है कि संसाधनों का हमको सोच समझ कर उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। नवीकरणीय संसाधनों को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब वो संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगी, सूरज तो हमेशा निकलेगा। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम बिजली बना सकते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम खाना भी पका सकते हैं सोलर कुकर के ज़रिए। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधनों को प्राथमिकता दी जाती है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है इसमें। ठीक है, एंड अपशिष्ट और प्रदूषण में कमी लाने की बात की जाती है कि अपशिष्ट और प्रदूषण जो है हमें कम करना है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका उचित निपटान करना है। ठीक है, उनको ऐसे खुले में नहीं फेंकना एंड प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये डिकम्पोज होने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो भूमि प्रदूषण ही करती है और कुछ नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग अवॉइड करें, ना करें प्लास्टिक का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी विकास, मतलब विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, कोई भी वर्ग सीमित नहीं रहना चाहिए या विकास का लाभ कुछ वर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहना चाहिए विकास के लाभ से। ठीक है, विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो अमीर वर्ग हो चाहे वो गरीब वर्ग हो। ठीक है, आइए देखते हैं सतत विकास की प्रमुख चुनौतियाँ। तो कई चुनौतियाँ हैं सतत विकास की, जैसे आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, आर्थिक विकास हम कर रही है लेकिन इससे पर्यावरण संरक्षण भी करते रहना ये मुश्किल हो गया है, क्योंकि फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में पोल्यूशन तो होता ही है। ठीक है, तो कैसे रोकें, कैसे आर्थिक विकास इस तरीके से करें कि पर्यावरण संरक्षण भी हो सके, पर्यावरण दूषित ना हो, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण से पर्यावरण पर काफ़ी दबाव पड़ा है, उद्योगों से निकलने वाली जो गैसें हैं वो सीधे सीधे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो कैसे रोका जाए, क्या करें। अगर उद्योग नहीं खोलेंगे तो आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, उद्योग खोल गया है तो पर्यावरण को हानि पहुंच गई है, तो करें क्या। तो हम ये कर सकते हैं कि पेड़ लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रदूषण जो है वो कम रहे। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबी और असमानता। ये भी एक चुनौती है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और असमानता भी बहुत ज़्यादा है। गरीब वर्ग के लिए सतत विकल्प की सीमित दृष्टि देखने को मिलती है। ठीक है, गरीब वर्ग जो है ये
सतत पोषणीय विकास का लाभ नहीं उठा पाता। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले भी बाढ़ आ गई थी पंजाब में। ठीक है, तो क्या हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है एंड प्राकृतिक आपदा भी आ गई है, तो जलवायु क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है। ये भी एक चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी चुनौती है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों पर बढ़ता दबाव भी देखने को मिल गया है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है एंड बेरोजगारी भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट नीतियों क्रियान्वयन की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जो सरकार है वो नीति नहीं बना रही, नीति बना रही है तो उसका क्रियान्वयन नहीं कर रही, वो नीति सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह जा रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी नहीं मिल पा रहा एंड राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। सरकार की खुद की इच्छा नहीं होगी कई बार कि कुछ करे प्रदूषण को कम करने के लिए, तो कई बार सरकार की ही इच्छा नहीं होती। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है सतत विकास की। ठीक है, आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। सतत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये बोलता है कि विकास तो करो लेकिन पर्यावरण से हमें कोई समझौता नहीं करना, पर्यावरण दूषित नहीं करना। ठीक है, ये केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है एंड वर्तमान वैश्विक संकटों के समाधान के लिए सतत विकास बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर हमें वर्तमान के वैश्विक संकटों से समाधान चाहिए तो सतत विकास करना होगा। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है मानव विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। मानव विकास सूचकांक जो है इसकी सीमाएं क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लिमिटेशंस इसमें हमें बतानी है। आइए देखते हैं। परंपरागत रूप से विकास को केवल आर्थिक वृद्धि से जोड़ा जाता है, मतलब ये माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि हो गई है तो विकास भी हो ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आधुनिक विचारधारा देखें तो इसमें विकास का केंद्र मनुष्य है। मतलब आधुनिक समय में विकास को किससे देखा जाता है, इस चीज़ से देखा जाता है कि मनुष्य का जीवन स्तर जो है वो कितना सुधरा है। ठीक है, विकास के केंद्र में किसको रखा गया है, मनुष्य को। इसी दृष्टिकोण को मानव विकास कहा जाता है। मतलब विकास जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि आप आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहे हैं, आर्थिक रूप से आपका विकास हो गया, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया है आधुनिक विकास। ठीक है, आधुनिक विकास की जो अवधारणा है ये वो भी व्यापक हो गई है। अब इसमें मानव विकास की भी बात हो गई है कि मानव का विकास भी होना चाहिए। ठीक है, बल्कि मानव का विकास ही सबसे मुख्य है, ये इसमें कहा जा रहा है आधुनिक विकास की अवधारणा में। ठीक है, मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों की क्षमताओं, विकल्पों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, विस्तार होता है। ठीक है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें लोगों की क्षमताएं विकसित होती है, क्षमताओं का विस्तार किया जाता है, विकल्पों का विस्तार किया जाता है और लोगों की जीवन की गुणवत्ता जो है उसमें वृद्धि की जाती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ठीक है, तो मानव विकास ये प्रक्रिया है वर्तमान में। ये अवधारणा मुख्यतः अमर्त्य सेन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। ये अवधारणा अमर्त्य सेन ने दी थी एंड ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़ी हुई अवधारणा है। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसने भी ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा दी है। ठीक है, एंड अमर्त्य सेन ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया। आइए देखते हैं मानव विकास के प्रमुख तत्व। तो पहला आता है दीर्घ और स्वस्थ जीवन, कि व्यक्ति लंबा जिए और स्वस्थ जीवन जिए। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी, पोषण अच्छा मिलेगा, और पोषण अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी तो क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। मतलब व्यक्ति के लंबा जीने की जो उम्मीद है वो बढ़ जाएगी, व्यक्ति अब लंबा जीने लगेगा। ठीक है, दूसरा तत्व है ज्ञान और शिक्षा। मतलब व्यक्ति ज्ञान हासिल करें, साक्षरता हासिल करें। ठीक है, औसत और अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष किसमें बात होती है कि औसत कितनी शिक्षा व्यक्ति जो है वो लेता है। ठीक है, एंड अपेक्षा क्या है, कितनी शिक्षा व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए, ये इसमें देखा जाता है, औसत और अपेक्षित।
औसत मतलब कि वर्तमान में औसत कितना है, वर्तमान में कितने लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ये औसत में देखा जाता है। अपेक्षित में कि कितने लोगों को करनी चाहिए शिक्षा प्राप्त, ठीक है, कितनी अपेक्षा है, कितने और लोगों को इसमें उच्च शिक्षा तक या माध्यमिक उच्च शिक्षा तक कितने लोगों को पहुंचना चाहिए, तो ये होता है अपेक्षित, ठीक है। अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष कितना होना चाहिए, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट में बात की जाती है। नेक्स्ट है सम्मानजनक जीवन स्तर। इसमें प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, हर व्यक्ति की आय कितनी है। क्रय शक्ति क्षमता मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, व्यक्ति जो है वो कितना परचेज कर सकता है, कितने तक का सामान वो खरीद सकता है, ठीक है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, ये भी इसमें देखा जाता है। क्योंकि सम्मानजनक जीवन स्तर व्यक्ति तभी जी सकता है, तभी वो सम्मानजनक जीवन जी सकता है जब उसकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो, परचेजिंग पावर उसकी अच्छी हो, ठीक है, जब उसको कुछ भी खरीदने से पहले ये ना सोचना पड़े कि महंगा है या सस्ता है, ठीक है। मानव विकास बनाम आर्थिक विकास, आइए देखते हैं। मानव विकास की बात करें तो ये गुणात्मक है, ठीक है। आर्थिक विकास सिर्फ आय केंद्रित है, आय केंद्रित तो नहीं है, बट इसमें बताया गया है क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं आर्थिक विकास और मानव विकास का, ठीक है। तो आर्थिक विकास जो ये भी व्यापक है, लेकिन मानव विकास आर्थिक विकास से भी व्यापक है, ये आप समझिए, ठीक है। मानव विकास और भी व्यापक है आर्थिक विकास से। मानव विकास सामाजिक न्याय और समान अवसर पर भी जोर देता है, ठीक है, कि सामाजिक न्याय हो, समान अवसर सबको मिले। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव विकास को मेजर करने के लिए, मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक संयुक्त सूचकांक है जिसे UNDP के द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, इन 3 आयामों के आधार पर मापता है कि व्यक्ति का विकास कितना हो रहा है, ठीक है। किस आधार पर नापता है ये, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर, ठीक है। इसके घटक क्या है, इसके घटक है जीवन प्रत्याशा सूचकांक मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इसमें होती है कि ये देखा जाता है व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, कितना व्यक्ति जी रहा है। शिक्षा सूचकांक, व्यक्ति कितनी शिक्षा हासिल कर रहा है। आय सूचकांक, व्यक्ति की आय कितनी है, ठीक है, ये सब इसमें मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। एंड इसके द्वारा ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस स्पीड से हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास हो भी रहा है या नहीं। आइए देखते हैं मानव विकास सूचकांक की सीमाएं। आपने सुना होगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत जो है वो इस श्रेणी में आता है या इस नंबर पर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर कंट्री को एक नंबर अलॉट किया है, कौन सी कंट्री की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। तो आप भी सर्च करिएगा कि इंडिया जो है उसकी क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो भी इसी आधार पर निर्धारित की जाती है कि उस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की सुविधा ये सब हर व्यक्ति को मिल रही है या नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय तक हर व्यक्ति की पहुंच है या नहीं, हर व्यक्ति को अच्छी सैलरी मिल रही है या नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य तक हर व्यक्ति की पहुंच है या नहीं, ये देखकर HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसी भी कंट्री की रैंकिंग की जाती है कि ये कंट्री कौन से नंबर पर आएगी, ठीक है। तो इंडिया का आप देखिएगा ज़रूर कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस नंबर पर आता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक की सीमाएं क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लिमिटेशंस। पहला है असमानता को पूरी तरह नहीं दर्शाता, ठीक है, ये पूरी तरीके से असमानता को नहीं दर्शाता, औसत आंकड़ों पर आधारित होता है ये। आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक अंतर इसमें छिप जाते हैं, सामाजिक और आर्थिक अंतर जो है इसमें छिप जाते हैं, ठीक है। जैसे आय में कितनी असमानता है या फिर समाज में कितनी असमानता है, समाज में संसाधनों का समान वितरण है या नहीं, इन सब चीज़ों पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता, ये सब चीज़ें इसमें छिप जाती हैं, ठीक है। ये औसत आंकड़ों पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय भी औसत देखी जाती है, ठीक है। ऐसे शिक्षा हर व्यक्ति को मिल गई या नहीं, ये भी औसत देखा जाता है। पूरे समुदाय में
सभी लोगों को शिक्षा मिल गई या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुंच है या नहीं, इसका भी औसत देखा जाता है। ठीक है, तो ये औसत पर आधारित होती है, औसत आंकड़ों पर, हर व्यक्ति के बारे में इसमें नहीं देखा जाता, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर सूची जो है वो बनाई जाती है, हर देश की रैंकिंग की जाती है, तो वर्ल्ड लेवल पर हर कंट्री के हर व्यक्ति को जाके थोड़ी ना देखा जाएगा, तो इसलिए औसत के आधार पर पता लगाया जाता है कौन सी कंट्री HDI में किस रैंक पर आएगी। ठीक है, दूसरा है गरीबी का अपूर्ण चित्रण। पहला तो था असमानता को पूरी तरह नहीं दर्शाता क्योंकि औसत आंकड़ों पर आधारित होता है। दूसरा है गरीबी का अपूर्ण चित्र। अब इसमें बहुआयामी गरीबी को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, लैंगिक असमानता की उपेक्षा होती है, पुरुष महिला अंतर स्पष्ट नहीं होता, किसी कंट्री में लैंगिक असमानता कितनी है वो भी इसमें पता नहीं चलता। ठीक है, इसके अलावा अलग सूचकांक की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें लैंगिक असमानता जाननी है तो। ठीक है, पर्यावरणीय पहलू शामिल नहीं होते इसमें, सतत विकास का मापन नहीं किया जाता कि ये जो कंट्री है इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव किए या नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया जाता इसमें। ठीक है, गुणवत्ता बनाम मात्रा, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को नहीं दर्शाता, ये सिर्फ मात्रा को दर्शाता है कि हाँ शिक्षा कितने लोगों को मिल गई है, स्वास्थ्य सेवाएं कितने लोग ले पा गई है, ये सिर्फ मात्रा दर्शाता है, संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये गुणवत्ता नहीं दर्शाता। अब हो सकता है कंट्री में सभी लोगों को शिक्षा मिल गई हो लेकिन गुणवत्ता अच्छी ना हो। ठीक है, तो गुणवत्ता की भी तो बात है, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए तभी उसका कुछ फायदा होगा, तो ये गुणवत्ता की बात नहीं करता, ये सिर्फ मात्रा देखता है। ठीक है, आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा ने विकास को मनुष्य केंद्रित बनाया। HDI विकास मापन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए आज विकास को समझने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ अन्य सूचकांकों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों की चर्चा कीजिए। तो वैश्वीकरण होता क्या है, आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सूचना तकनीक, परिवहन और संचार के विकास ने विश्व को एक दूसरे के अधिक निकट ला दिया। ठीक है, 20वीं सदी में क्या हुआ, सूचना तकनीक, परिवहन और संचार का विकास हुआ जिसकी वजह से विश्व जो था, विश्व के जो देश थे वो एक दूसरे के और निकट आ गए। ठीक है, सभी देश एक दूसरे के निकट आ गए जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, जब इंटरनेट आ गया। आज के टाइम में हम इंटरनेट से कोसों दूर दूसरे विदेश में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, संचार में विकास हो गया है। ठीक है, परिवहन में विकास हो गया है, एरोप्लेन से हम फटाफट पहुंच जाते हैं किसी भी देश में, दूसरे देश में। ठीक है, इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। 20वीं सदी के बाद ये सब विकसित हुआ। वैश्वीकरण भी 20वीं सदी के बाद प्रबल हुआ, 20वीं सदी से पहले इतना प्रबल ये नहीं था। ठीक है, एंड वैश्वीकरण की अगर हम अवधारणा देखें तो वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक, विचारों और लोगों का राष्ट्र की सीमाओं से परे मुक्त प्रवाह होता है। ठीक है, मतलब वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक, विचार और लोग एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आ जा पाते हैं, पहुंच पाते हैं, आदान प्रदान हो पाता है इनका, वही होता है वैश्वीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया यही बोलती है कि वस्तुओं का, सेवाओं का, ठीक है, पूंजी का, तकनीक का, विचारों का, लोगों का मुक्त प्रवाह हो, राष्ट्र की सीमाओं से परे। ठीक है, सीमाओं में रहना जरूरी नहीं है, सीमाओं से परे प्रवाह हो, एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में पहुंचे, एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में पहुंचे, एक देश की सेवा दूसरे देश में पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से मुक्त प्रवाह की बात करता है। वैश्वीकरण में मुक्त प्रवाह भी दर्शाया जाता है, एंड चाहे वो पूंजी का ही क्यों ना हो, पूंजी का भी तो प्रवाह होता है। जो विदेश में लोग रहते हैं वो अपने परिवार के पास पैसे भेजते हैं, तो क्या हो गया, पूंजी का प्रवाह हो गया। तो इस तरीके से ये सब क्यों हो पा रहा है, वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण ने इन सब के मुक्त प्रवाह को आसान बना दिया है। वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक, विचार, इन सब के प्रवाह को वैश्वीकरण ने आसान बना दिया है।
विचारों का प्रवाह कैसे हो गया? इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट पर लोग अपने विचार बोलते हैं एंड लाखों लोगों तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, चाहे वो विदेश में बैठा हो, चाहे वो किसी भी देश में बैठा हो। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, एंड वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। वैश्वीकरण के प्रमुख लक्षण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ है, ठीक है, हर कंट्री एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगी है, कोई कंट्री किसी के साथ एक्सपोर्ट करती है, कोई इंपोर्ट करती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी जो कई देशों में अपने उद्योग स्थापित करती है, वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ी है। विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी बढ़ा है, ठीक है, विदेशी निवेश बढ़ा है वैश्वीकरण के कारण। सूचना और संचार तकनीक का विकास हुआ है, ये भी वैश्वीकरण का ही एक लक्षण है कि सूचना और संचार तकनीक विकसित हुई है। आज के टाइम में इंटरनेट कितना ज़्यादा फास्ट हो गया है, पहले 4G था, 5G आ गया है, ठीक है। पहले वीडियो कॉल नहीं होती थी, अब वीडियो कॉल होने लगी है। वीडियो कॉल हम सामने किसी व्यक्ति को बैठा हुआ देख सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, ठीक है, वीडियो कॉल के ज़रिए। वैश्विक संस्थाओं का प्रभाव है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनका प्रभाव भी पड़ रहा है, इनका। आइए अब देखते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम क्या है। वैश्वीकरण के अगर हम आर्थिक आयामों की बात करें तो पहला आता है व्यापार उदारीकरण, ठीक है, व्यापार और भी ज़्यादा लिबरलाइज हुआ है, उदार हुआ है। आयात निर्यात में बाधाओं में कमी हो गई है। अब पहले आयात निर्यात में इतनी बाधा होती थी, कोटा होता था, ठीक है, कि कितनी वस्तुएं हम आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, उनकी संख्या निश्चित होती थी, ठीक है, लाइसेंस चाहिए होता था, इन सब के लिए भी परमिशन चाहिए होती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी आयात निर्यात में। लेकिन आज के टाइम में आयात निर्यात में बाधाओं में काफ़ी कमी आ गई है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब जब आयात होगा, विदेश का माल भारत में अगर आएगा या दूसरे देश का माल हमारे देश में आएगा, तो इससे क्या होगा? हमारे देश के जो लोग हैं वो जो सामान बनाते हैं उनको कंपटीशन करना पड़ेगा विदेशी सामान से, तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। आज के टाइम में आप देखते हैं टूथपेस्ट बनाने वाले भी आपको 10 ब्रांड मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को बनाने वाली कई सारी ब्रांड हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग ब्रांड हैं जो एक ही प्रोडक्ट को बनाती हैं। वो भी हर कंपनी हर प्रोडक्ट बेस्ट बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है? प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है। तो ये भी वैश्वीकरण का ही एक आर्थिक आयाम है। नेक्स्ट है पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। विदेशी निवेश से आर्थिक वृद्धि बढ़ी है। आर्थिक वृद्धि मतलब कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बढ़ी है। जब विदेशियों ने हमारी कंट्री में निवेश किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़रिए, तो आर्थिक वृद्धि हुई है। लेकिन आर्थिक अस्थिरता की संभावना भी बढ़ी है, ठीक है। निजीकरण और बाजारवाद, अब इसमें क्या है? राज्य की भूमिका में कमी आई है, ठीक है, निजीकरण हो गया है। अब निजी कंपनियां जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि हुई है। अब इसका नकारात्मक पक्ष भी है। नकारात्मक पक्ष क्या है? असमानता में वृद्धि हुई है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। घरेलू उद्योगों पर दबाव पड़ा है। जो घरेलू उद्योग है, मतलब जो हम बोल सकते हैं कुटीर उद्योग भी बोल सकते हैं आप, घरेलू उद्योग, छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों या बड़े उद्योग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जो घरेलू उद्योग है उन पर दबाव पड़ा है क्योंकि उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है आप विदेशी सामानों से, ठीक है। तो इस तरीके से असमानता भी बढ़ी है और घरेलू उद्योगों पर दबाव भी बढ़ा है। आइए अब देखते हैं वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव है। सांस्कृतिक प्रभाव में क्या है? वैश्विक संस्कृति का प्रसार हुआ है। विश्व की संस्कृति जो है, वेस्टर्न कल्चर अब आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में आज के टाइम में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो कि धोती कुर्ता पहनते होंगे, ठीक है। आज के टाइम में लोग पहनते हैं कोट पैंट, क्योंकि विदेशों में कोट पैंट पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? वेस्टर्न कल्चर आ गया। तो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में क्यों आया है? वैश्वीकरण की वजह से, ठीक है। ऐसे इंडिया की भी कल्चरल वैल्यूज़ विदेशों में गई है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो विदेशों में इंडिया की कल्चरल वैल्यूज़ भी पहुंची है, तो संस्कृति का प्रसार हुआ है,
स्थानीय संस्कृति पर दबाव पड़ा इससे। अब जब भारत में पश्चिमी सभ्यता आई, पश्चिमी संस्कृति आई, तो भारतीय संस्कृति पर दबाव पड़ा है। अब लोग वेस्टर्न वैल्यूज़ अपनाने के चक्कर में इंडियन वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूल गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ है। जीवन शैली में परिवर्तन आया है, उपभोगवाद और ब्रांड संस्कृति आ गई है, एक प्रोडक्ट कई कई ब्रांड बनाती है। ठीक है, उपभोगवाद, हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है। शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक असमानता। कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच में अंतर बढ़ा है। जो कुशल श्रमिक हैं और जो अकुशल श्रमिक हैं उनके बीच में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आइए अब देखते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम। तो राज्य के संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है। अब जो विदेश है, जो दूसरे देश है, वो भी चाहते हैं हर देश की आपस में संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, वैश्वीकरण की वजह से जो इंटरनल जो इश्यूज है किसी भी कंट्री के, वो पूरे विश्व को पता चल जाते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण की वजह से किसी देश में क्या चल गया वो पूरे विश्व को पता चल जाता है। ठीक है, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो इससे राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है। नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ी है। IMF, वर्ल्ड बैंक की शर्तें, IMF और वर्ल्ड बैंक बोलती है कि वो उन्हीं को लोन देगी जो कि उनकी शर्तें मानेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वैश्विक शासन ये भी होने लगा है। ठीक है, मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे जो हैं वो उठने लगे हैं, क्योंकि इन मुद्दों को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। इन मुद्दों को हल करना, इनका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करती है। इसके लाभ और हानि दोनों है, इसलिए आवश्यक है इसे संतुलित और समावेशी ढंग से अपनाया जाए। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है इसके लाभ भी है, हानि भी है। जैसे इंटरनेट है, उसका लाभ भी है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। एंड इसकी हानि भी है कि साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि हम संतुलित और समावेशी ढंग से इसको अपनाएं। ठीक है, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। तो यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे सब्जेक्ट के, बेसिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।